इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 0 वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारे के सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट का वेक्टर सम क्या होता है 0 होता है। तो अपन बात कर सकते हैं वेक्टर सम ऑफ mass moments of particles about center of mass is 0। मतलब क्या होता है देखिएगा, यहां पर आपके पास में जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को मैं क्या मान लेता हूं, सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं। ये आपके पास में फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास कितना देगा m1। ये सेकंड पार्टिकल, इसका मास कितना देगा आपके पास m2। थर्ड पार्टिकल, इसका मास कितना देगा m3। और ये आपके पास nth पार्टिकल, इसका मास कितना देगा स्टूडेंट्स mn हो जाएगा। तो ये तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से r2 वेक्टर। इसी प्रकार से इसका पोजीशन वेक्टर बना देंगे अपन r3 वेक्टर। इसी प्रकार से इसका पोजीशन वेक्टर बना देंगे, इसको अपन बोल देंगे rn वेक्टर बोल देंगे। यही आपका ओरिजिन है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर, इन सब का जो वेक्टर सम हुआ मेरे को स्टूडेंट्स क्या 0 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच वेक्टर सम ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज 0, राइट। अब देखिएगा, डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं टू पार्टिकल सिस्टम की बात करता हूं एक बार। जैसे दो ही पार्टिकल है, एक का मास कितना m1, एक का मास कितना हो जाएगा m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r है। और मान के इसलिए सेंटर मास है वो कहां पर हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा। अब सेंटर मास इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं x मान लेता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में r माइनस है। यानी इस सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इस m1 का मास मोमेंट और इस m2 का मास मोमेंट है वो बराबर होगा, तभी तो इसका इन दोनों का वेक्टर सम आपको 0 मिल सकता है। भाई वेक्टर सम 0 कब मिलेगा, जब इसके मास मोमेंट और इसके मास मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा। तो अपन लगा देंगे m1, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, बराबर m2, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स r माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहां से आपके पास m1x m2r माइनस m2x, माइनस वाले को इधर की तरफ ले आएंगे तो x m1 प्लस m2, ये आपके पास m2r, x इक्वल टू कितना देगा आपके पास m2r अपॉन क्या देगा आपके पास m1 प्लस m2 देगा। अब देखिएगा, यहां से अपने पास है सेंटर मास की जो डिस्टेंस है वो किससे आ रही है, m1 से आ रही है, तो ऊपर m2 आ रहा है। और अगर ये डिस्टेंस अपन कहां से निकालते हैं, m2 से निकालते हैं, आपको बोला जाएगी m2 से सेंटर मास की डिस्टेंस बताओ, तो यह आ जाता m1r अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, चलो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम m2, तो कितना हो जाएगा आपके पास में m1r अपॉन क्या देगा आपके पास m1 प्लस m2 देगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो कोई भी आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है उसका सेंटर मास अपन इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए। आपके पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर 1 kg और 2 kg के दो पार्टिकल्स है। 1 kg और 2 kg का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर मास 1 2 3 पे है, यानी इसके सेंटर मास का x, y और z कोऑर्डिनेट 1 2 और 3 है। इसी प्रकार से देखिएगा 2 kg और 3 kg का आपके पास एक सिस्टम और है,
और इस सिस्टम का जो सेंट्रोमास है वो कहां पे है, 2 0 -1 पे है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 2 kg और 3 kg का जो सिस्टम है उसके सेंट्रोमास की आपको पोजीशन गिवन है। अब एक आपके पास 4 kg का पार्टिकल है, और ध्यान से देखना इस 4 kg के पार्टिकल को आपने कहां पे रख दिया स्टूडेंट्स, x y और z पे रख दिया। यानी इस 4 kg की जो पोजीशन है वो आपको x y z दे रखी है। तो आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि सेंट्रोमास ऑफ होल सिस्टम इज एट ओरिजिन, यानी मेरे को पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास है वो कहां पे चाहिए, ओरिजिन पे चाहिए। तो इसके लिए x y z की वैल्यू क्या मेरे को रखनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सियम, पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास है वो कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो एक्सियम क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 बराबर। सबसे पहले अपन लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो m1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 3, x1 कितना हो जाएगा 1, m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, x2 कितना देगा आपके पास में 2, m3 कितना देगा आपके पास में 4, x3 कितना देगा x अपॉन 3 प्लस 5 प्लस क्या देगा आपके पास में 4 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना, देखो ये तो पूरा का पूरा है वो 0 के हवाले हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13 प्लस 4x इक्वल टू कितना देगा 0। यहां से x इक्वल टू कितना देगा आपके पास माइनस का 13/4। ये तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार से आपके पास जो YCM है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि सेंट्रोमास ऑफ होल सिस्टम इज एट ओरिजिन, यानी पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास वो स्टूडेंट्स कहां पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो ओरिजिन पे इसका y कोऑर्डिनेट भी अपन 0 कर देंगे तो बराबर। तो m1 कितना देगा आपके पास में 1 प्लस 2 3, y1 कितना देगा 2 प्लस 5, ये कितना देगा 0 प्लस 4 इंटू वाई अपॉन 3 प्लस 5 प्लस क्या देगा आपके पास 4। अब ध्यान से देखना, देखो ये तो 0 के वाले हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना देगा 6 प्लस क्या देगा आपके पास 4y इक्वल टू कितना देगा 0। तो यहां से आपके पास y इक्वल टू कितना देगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा ZCM, तो ZCM इक्वल टू क्या देगा बताऊं, ये भी 0 होना है ओरिजिन। तो m1 कितना देगा आपके पास 3, Z1 कितना देगा बताओ 3, m2 कितना देगा आपके पास में 5, और ये कितना देगा बताओ -1, और प्लस 4 इंटू क्या देगा z अपॉन ये आपके पास 3 प्लस 5 प्लस क्या देगा आपके पास 4। इसको तो 0 के हवाले होना है, तो 3 इंटू 3 कितना देगा 9, माइनस क्या देगा आपके पास 5, और प्लस क्या देगा आपके पास 4z इक्वल टू 0। 9 माइनस 5 उधर जाएगा -4, तो यहां से आपके पास z इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा ये आपके पास है जो 4 kg है, इस 4 kg की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी 4 kg का r वेक्टर इक्वल टू x कितना देगा -13/4 i कैप, माइनस कितना देगा आपके पास 3/2 j कैप, और माइनस क्या देगा आपके पास में स्टूडेंट्स k कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर आ चुका है इसका, और एक बढ़िया शानदार वाला क्वेश्चन अपना तैयार हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड से उनकी लेंथ ए ए ए। यहाँ पे इसको जो तीनों वर्टिस है 1 kg 2 kg और 3 kg इस प्रकार से लिख रखा है, और आपको ऐसे बोला जा रहा है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमास, यानी सेंट्रोमास के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको पता करने स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो देखिएगा अपन क्या करते हैं। सबसे पहले
आपके पास जो तीनों पार्टिकल्स है, इन तीनों पार्टिकल्स के अपन पोजीशन वेक्टर पता करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन हो जाएगी 0,0 और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x तो कितना हो जाएगा इसका a और y कितना हो जाएगा इसका 0। और ये वाला जो पार्टिकल है इसका x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास में a/2 और y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ निकाल दो तो कितना देगा आपके पास √3a/2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देना, √3a/2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो m1 x1 y1 m2 x2 y2 m3 ये आपके पास x3 y3 आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो अपन निकालते हैं सबसे पहले xcm। m1 कितना देगा 1, x1 कितना देगा 0, m2 कितना देगा 2 a प्लस ये देगा 3 a/2 अपॉन 1 + 2 + 3, ये आपके पास में कितना देगा 2a और ये कितना देगा आपके पास 3a/2, तो ये कितना देगा आपके पास में 7a/2 और नीचे 6 आ गया, तो इसको अपन बोल देंगे 7a/12। इसके बाद में देखिएगा YCM, m1 y1 m2 y2 कितना देगा 0 प्लस m3 कितना देगा आपके पास है 3 और Z3 कितना देगा √3a/2 अपॉन 1 + 2 + 3, ये दोनों 0 देंगे तो इसको अपन बोलेंगे 3√3a/2, इन सब का सम 6 आ देगा। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इसको अपन काट देंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √3a/2 का 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आपको निकालना है आरसीएम वेक्टर, तो आरसीएम वेक्टर को क्या देगा 7a/12i प्लस √3a/4j। ये बच्चों आपके पास में सेंट्रोमास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रोमास ऑफ रिजिड बॉडी। अपने पास में ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और जेड एक्सिस मैंने बता रखी है यहाँ पे। ये अपने पास में कोई भी रिजिड बॉडी है। अब आपको बताया कि किसी भी रिजिड बॉडी को कई सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे इन बहुत सारे एलिमेंट्स में से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ये कंसिडर किया है और इस एलिमेंट का मास अब वो कितना आपके पास है डीएम है। और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बच्चों अपने पास में क्या रहा है आर वेक्टर आ रहा है। और जो आर वेक्टर है उसको अपन लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये किसी भी वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब जो सेंट्रोमास है उसका अपन एक्स कंपोनेंट निकालते हैं एक्सीएम। पहले याद करो अपन एक्सीएम का क्या लिखा था, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, यानी सबका जो mx है वो अपन ऐड करते थे। अब इस एलिमेंट का mx कितना हो जाएगा बताओ, dm इंटू एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा x dm। और यहाँ पे ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन, और नीचे अपन टोटल मास लिखते थे, तो टोटल मास पास में कितना हो जाएगा m हो जाएगा। इस बॉडी का टोटल मास है वो बच्चों कितना है m है। इसी प्रकार से अपन लिखते हैं YCM, तो YCM इक्वल टू क्या देगा, याद करो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 करते हैं अपन, यानी सबका my अपने को ऐड करना है। तो इसका मास कितना हो जाएगा dm इंटू वाई, तो ये आपके पास हो जाएगा y इंटू dm, और ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मास। इसी प्रकार से बच्चों ZCM बराबर क्या हो जाएगा आपके पास z dm अपॉन क्या देगा आपके पास m हो जाएगा। तो XCM, YCM और ZCM ये आपके पास है सेंट्रोमास के तीनों कोऑर्डिनेट्स है वो आ चुके हैं भाई, ठीक है ना। अब चलो इस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। अपन लेते हैं एक यूनिफॉर्म रोड,
इस यूनिफॉर्म रोड का सेंट्रोमास कहां पे आता है देखते हैं अपन। देखो ये अपने पास में कोई भी रोड है और इस रोड का जो मास है वो एम है, लेंथ कितनी देगी आपके पास, एल हो जाएगी। यहां पे अपन क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो यहां से x डिस्टेंस पे अपन एक एलिमेंट बना देते हैं और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, dx हो जाएगी। अब यहां पे जो इस रोड की लेंथ कितनी है, तो l लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई एल। एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, dx। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू क्या देगा आपके पास में, dx। और इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, इसको अपन बोल देंगे dm बोल देंगे। क्या बोल देंगे, dm। तो व्हाट इज dm, dm इज द मास ऑफ एलिमेंट। अब देखो अपने पास में जो dm है वो आ चुका है और इसका x अपने पास में है ही, तो कर देते हैं, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो करते हैं, अपन निकालते हैं इसका x ये बराबर, तो dm कितना देगा आपके पास में, m बाई एल इंटू एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, इंटू एक्स इंटू क्या देगा आपके पास में, dx। इसके बाद इसका अपन कर देंगे इंटीग्रेशन, अपॉन क्या देगा आपके पास, m हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट्स होती है, तो यहां पे क्या लिमिट लगा देंगे, इस यूनिफॉर्म रोड का ये वाला एंड तो x इक्वल टू 0 पे और इसका जो ये वाला एंड है वो कितना हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू l पे हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स अपन लगा देंगे 0 से लेकर के कहां तक, l तक लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x से m इक्वल टू 1 बाई एल बाहर निकाल लो, x का क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स अपन लगा देंगे 0 से लेकर के l तक। तो ये आपके पास 1 बाई एल, इसको अपन बोल देंगे एल स्क्वायर बाई 2। एल से एल को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये अपने पास में क्या देगा स्टूडेंट्स, एल बाई 2 आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि कोई जो यूनिफॉर्म रोड होती है इसका सेंट्रोमास इसके मिड में होता है, यानी एल बाई 2 डिस्टेंस पे होता है एक एंड से, ठीक है ना। इस यूनिफॉर्म रोड के बाद में अपन एक नॉन यूनिफॉर्म रोड देखते हैं, उसका सेंट्रोमास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। एक अपन देखते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म रोड। मान के चलेगा इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। इसको अपन लिख सकते हैं लेमडा से, और लेमडा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, एल्फा इंटू एक्स है। और यहां पे जो एल्फा है वो कोई भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इस रोड की जो लेंथ है ना वो कितने दे रखी है आपको, एल दे रखी है। तो आपको जो सेंट्रोमास है ना उसकी पोजीशन पता है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो यूनिफॉर्म रोड का मतलब ये होता है कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम रहती है। यानी मान के चलेगा ये आपके पास यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका चाहे 1 सेंटीमीटर का यहां से यहां से यहां से चाहे यहां से कहीं से भी 1 सेंटीमीटर का सेक्शन काट लो, सारे के सारे जो सेक्शंस है, सारे के सारे जो सेगमेंट्स, उनका मास आपको बराबर मिलेगा। यानी इसकी लेंथ के अलोंग इसका मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रोड। और यहां पे इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो आप देख सकते हैं एक्स के साथ में बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे अपन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे स्टूडेंट्स इसका जो लेमडा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। यानी रोड भारी होती जा रही है। यहां से 1 सेंटीमीटर काटा, मास कम मिलेगा, यहां से काटा ज्यादा मिलेगा, यहां से और ज्यादा, और यहां पे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मास। तो देखिएगा अपन जानते हैं एक्सियम इक्वल टू क्या होता है,
क्या होता है लेमडा? मास पर यूनिट लेंथ। इसको अपन बोल देंगे डीएम अपॉन डीएक्स हो जाएगा। तो यहां से आपके पास डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एल्फा एक्स इंटू क्या हो जाएगा? डीएक्स। अब देखो थोड़ी देर बाद में अपने को कैपिटल एम भी चाहिए होगा, कंप्लीट मास। तो एलिमेंट के मास को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, एल्फा एक्स डीएक्स इंटीग्रेट कर दिया अगर आपने 0 से लेकर के एल तक, भाई एलिमेंट के मास को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास में कंप्लीट रोड का मास आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या जाएगा? एल्फा एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2। तो एल्फा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये मास आ गया। इसके बाद में अपन निकालते हैं एक्ससीएम इक्वल टू क्या होता है? एक्स डीएम इंटीग्रेशन कर देना 0 से लेकर के एल तक अपॉन कैपिटल एम। तो डीएम तो आपके पास में ये रहा, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? एल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 टू एल अपॉन क्या देगा आपके पास? एम। और इस एम को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? एल्फा एल स्क्वायर बाई 2। अब ये आपके पास एल्फा एक्स स्क्वायर का क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? एल क्यूब अपॉन 3। और ये आपके पास में क्या जाएगा? एल्फा एल स्क्वायर अपॉन 2। तो सोल्व कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 2l बाई 3 पे आ जाएगा। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म रोड है इसका सेंटर मास भी अपन बच्चों पता कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अभी तक अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी यूनिफॉर्म रोड है उसका सेंटर मास कहां पे होता है, और किसी भी नॉन यूनिफॉर्म रोड का सेंटर मास कहां पे होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन यहाँ पे जो हाफ रिंग है, हाफ डिस्क है, होलो हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड कौन है और होलो कौन है, इनका जो सेंटर मास की पोजीशन अपन फाइंड आउट करेंगे। इन सब का डेरिवेशन होता है, बट अपन डेरिवेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इनके जो रिजल्ट्स है वो अपने को ध्यान में रखने स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो ये जो हाफ रिंग है इसका सेंटर मास यहाँ पे तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। अब ध्यान से देखना, तो इसका सेंटर मास सब वो किधर की तरफ हो सकता है? इस लाइन पे अपने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे मान के चलिएगा इसका सेंटर मास है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ? इसको अपन बोल देंगे y बोल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास है जो y है वो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास में? ये आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट 2r अपॉन पाई होता है। इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन से अपने को ये रिजल्ट प्राप्त होता है, बट ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है 2r अपॉन पाई। इसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं हाफ डिस्क की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस हाफ डिस्क का सेंटर मास है वो भी अपने को इस लाइन पे मिलेगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देते हैं? YCM बोल देते हैं। स्टूडेंट्स 4r अपॉन 3 पाई होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? लेकर के फिर उसके बाद इसका मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को 4r अपॉन 3 पाई प्राप्त होता है। बट आपको रिजल्ट ही तो याद, अल्टीमेटली याद रखना है, अल्टीमेटली रिजल्ट है वही तो काम आएगा। नीट के एग्जाम में अगर जैसे मान के इसलिए पूछ लिया गया कि जो हाफ डिस्क है इसका सेंटर मास कहां पे होता है, तो वहां पे डेरिवेशन करने थोड़े ना बैठोगे, नहीं। इसी प्रकार से ये अपने पास है कोई होलो हेमिस्फीयर है, इसकी अपन बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, होलो इसको अपन क्या बोल देंगे? YCM। तो यहां पर भी आपके पास YCM इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा बच्चों। और ये आपके पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसका सेंटर मास पे अपने को इस लाइन पे मिलेगा, और इसको अपन बोलेंगे सेंटर मास। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे YCM। ये आपके पास, और ये आपके पास है सेंटर मास, और इसको अपन बोल देंगे YCM, ठीक है ना। तो इसका सेंटर मास कहां पे होता है स्टूडेंट्स? YCM इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 3r/8। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपके पास जो सॉलिड कौन है इसका सेंटर मास भी आपको ध्यान रखना है, इस लाइन पे मिलेगा। और कहां पे मिलता है? यहाँ पे। इसको अपन बोलेंगे सेंटर मास, और ये आपके पास हो जाएगा YCM।
तो बच्चों इसके लिए YCM है, उसकी वैल्यू होती है h/4। h/4 यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। और यहां पे इसकी जो रेडियस है वो r, यहां पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी रहेगी r, तो यहां पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r, और यहां पे इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो सॉलिड कौन है इसका सेंट्रोमास कहां पे होता है, h/4 हाइट पे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं होलोकॉन की बात करते हैं। होलोकॉन का सेंट्रोमास है वो भी ऑब्वियसली इस लाइन पे अपने को कहीं पे मिलेगा, तो ये अपने को यहां पे मिलेगा, तो इसको अपन बोलेंगे सेंट्रोमास। और ये आपके पास YCM हो गया बच्चों। तो यहां पर आपके पास जो YCM है, इस YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, इसको अपन याद रख सकते हैं h/3। और यहां पर इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट भी कितनी हो जाएगी आपके पास में बच्चों, h हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट इनके जो रिजल्ट्स है वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि मैं भूल सकता हूं तो नोट कर लो। ठीक है ना, ये चीज है अभी। ओके, देखिए स्टूडेंट, सेंट्रोमास पे 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, देखो सबसे पहले ये आपके पास कोई भी एक स्क्वायर प्लेट है और ये आपके पास कोई भी हाफ डिस्क है, इन दोनों को आपने इस प्रकार से जोड़ रखा है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, देखो इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो कितनी, σ1, और स्टूडेंट्स इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी आपके पास है, σ2। अब यहाँ पे σ1 क्या है, σ1 और σ2 क्या, सरफेस मास डेंसिटी, जिसकी यूनिट मैंने यहाँ पे लिख रखी है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी ये क्या होता है स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट एरिया होता है। यानी यूनिट एरिया के पास में कितना मास, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। अब आपको बोला जा रहा है फाइंड σ1 बाय σ2 फॉर विच सेंट्रोमास इज लोकेटेड एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका जो मास इसको अपन बोल देते हैं m1, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बॉडी इसका मास क्या हो जाएगा आपके पास, m2, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और ध्यान से देखना, तो सेंट्रोमास उसको कहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बता रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे स्टूडेंट सेंट्रो पे मास बोल देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोलेंगे x1 बोल देंगे। और यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल देंगे, x2 बोल देंगे। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, सेंट्रोमास से m1 और m2 की डिस्टेंस हो जाएगी। यानी ये वाली जो बॉडी इसका पूरा का पूरा मास अपन कहां पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, यहाँ पे, और इस बॉडी का पूरा मास अपन कहां पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ पे सेंट्रोमास लेकर के आना है। तो कैसे ला सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, अभी सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमास के अबाउट सारे के सारे जो मासेज होते हैं उनके मास मोमेंट का वेक्टर सम कितना होता है, 0 होता है। मैंने आपको ये इक्वल टू क्या होता है आपके पास, m2 x2 होता है। ठीक है ना, तो बस यहां पर आपको m1 x1 बराबर m2 x2 लगाना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर ये आपके पास मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, सिग्मा इंटू एरिया जाएगा। ठीक है ना, तो m1 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, σ1 a1 इंटू क्या देगा आपके पास है, x1, ये आपके पास है σ2 a2, और इसको अपन क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। अब यहाँ पे σ1 तो, अब यहाँ पे एरिया 1, इसका एरिया मान के चलेगा, इसकी जो साइड है वो कितना देगी आपके पास, a हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका एरिया देगा a², और यहाँ पे x1, तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे इसका जो सेंट्रोमास है ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है, तो इसका सेंट्रोमास इसके मिड में होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने देगी आपके पास, a/2 देगी। तो x1 की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे इक्वल टू। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं, इसकी बात करते हैं σ2, तो σ2 को अपन σ2 लिख देंगे, और इसके बाद में इंटू एरिया। अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, अगर ये वाली डिस्टेंस पूरी अपने को a गिवन है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, a/2 देगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, a/2 देगी। और ये आपके पास हाफ डिस्क है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² 2 बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं पाई r कितना हो जाएगा आपके पास है, a/2 इसका होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास है 2, तो इसका एरिया बन गया। देखो कोई डाउट है क्या, πr² 2, और यहाँ पे r की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, a/2 पुट कर देंगे इनटू। अब अपन बात करते हैं x2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हाफ डिस्क होती है इसका सेंट्रोमास कितनी डिस्टेंस पे होता है,
4r/3 पाई पे होता है। कितना होता है? 4r/3 पाई। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4r/3 पाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं, सोल्व करते हैं अपन। यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। r कितना देगा आपके पास? तो r को अपन a/2 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा a/2 लिख देंगे। तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व अपन। अब यहां पे a स्क्वायर इंटू a क्यूब, और यहां पर भी आपके पास में क्या देगा? a स्क्वायर इंटू a क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में जो पाई है इसको अपन पाई से कैंसिल आउट कर देंगे, और कुछ यहां पे कटा हुआ आपको दिख रहा है क्या? देख सकते हैं अपन यहाँ पे, देखिएगा यहां पे जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4। तो 4 नीचे आ जाएगा, और इस 4 से इस 4 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर आपके पास में क्या बन जाएगा? σ1। LHS में और कोई चीज बच रही है क्या? नहीं। इक्वल टू ये आपके पास में क्या हो जाएगा? σ2 इंटू, यहां पे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है? σ1 डिवाइडेड बाई σ2। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इस प्रकार से σ1 और σ2 के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी कितनी की आपको रो, और यहां पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों? कैपिटल आर है। इसके बाद में ये आपके पास में सॉलिड कौन है जिसकी डेंसिटी भी रो है, यानी इन दोनों की डेंसिटी सेम है। इसके बाद में रेडियस है वो कितनी इसकी आर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3r है। तो आपको डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ फाइंड आउट करनी है, यानी ये आपके पास में जो ओ है ना, यहां से आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? 1 बोल देता हूं। यहां पे इसको मैं क्या बोल देता हूं? 2 बोल देता हूं। तो सबसे पहले चलो अपन मास ऑफ 1 निकालते हैं। तो बताओ फर्स्ट बॉडी का मास कैसे निकाल सकते हैं? मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी है इसकी? r, तो r3, ठीक है ना, इनटू डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके पास में? ये तो आ गया आपके पास में m1। इसके बाद m2 निकालते हैं, m2 इक्वल यहां पे मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? याद करो, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी दे रखी इसकी? r, तो r स्क्वायर इंटू h। इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको? 3r दे रखी है। तो ये आपके पास में क्या देगा? 3r हो जाएगा। तो यहां पे 3 से अपन 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपके पास में कितना देगा? इंटू रो भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे। तो ये आपके पास में देगा पाई r³ इंटू क्या देगा आपके पास में रो, ठीक है ना। यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका, तो पाई r³ इंटू रो बन जाएगा अभी। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे ये वाला जो कौन है, इस कौन का सेंटर मास वो कितनी हाइट पे होता है बताओ? सॉलिड कौन का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कहां पे होता है? h/4 पे होता है। तो अपन लिख सकते हैं आपके पास बताओ y1 कहां पे हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास? h/4, और इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको बताओ? 3r दे रखी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? 3r/4। और इसी प्रकार से देखिएगा जो y2 है, y2 क्या होता है? इस O से सेंट्रोमास, इसके सेंट्रोमास की डिस्टेंस, तो इसका सेंट्रोमास तो एग्जैक्टली इसके मिड में होगा, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 3r, और ये कितना हो जाएगा? r। तो इसको अपन लिख देंगे टोटल, ये आपके पास में 4r हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब अपन YCM निकालते हैं। तो YCM का फॉर्मूला क्या होता है? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन क्या होता है आपके पास? m1 प्लस m2। तो यहां पे आपके पास जो m1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन लिख देंगे 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू
y1 कितना हो जाएगा आपके पास है 3r/4 और प्लस यहां पर आपके पास है जो m2 है वो कितना बन जाएगा पाई r³ इंटू रो इंटू y2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 4/3 पाई r³ इंटू रो प्लस क्या देगा आपके पास में पाई r³ इंटू क्या देगा आपके पास रो जाएगा। तो चलो इसको अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए यहां पे देखो पाई r³ इंटू रो, पाई r³ इंटू रो, पाई r³ इंटू रो और पाई r³ इंटू रो। तो इसको तो अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा ऊपर की तरफ देखिएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा देखो यहां पे 3 से 3 को और 4 से 4 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे अपने पास में क्या बचा है केवल r, तो इसको अपन लिख देंगे r। इसके बाद में प्लस यहां पे क्या बच रहा है अपने पास में देखिएगा 4r अपॉन यहां पे क्या देखिएगा 4/3 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/3 प्लस कितना देगा 1, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 7/3 लिख सकते हैं इसको अपन। तो ये आपके पास हो जाएगा 7/3। तो 4r प्लस r कितना देगा आपके पास में 5r अपॉन कितना देगा आपके पास में 7/3। तो कितना देगा आपके पास में 15r/7। ये एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है वो अपन इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास में अगर रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी का सारा जो मास है वो अपन उसके सेंट्रोमास पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और अपन ने पढ़ा भी यही था कि सेंट्रोमास वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का जो मास है वो अपन कंसंट्रेट मान सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे केवीटी प्रॉब्लम्स। अब केवीटी प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखो जैसे मान के चलिए आपके पास कोई डिस्क है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। इसको कट करने से पहले, केवीटी बनाने से पहले की अपन बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर मास वो कहां पे होगा, इसके सेंटर पे होगा, इसके मिड में होगा, क्योंकि मास वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर r/2 रेडियस कोई भी एक केवीटी है उसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मास उसकी जगह वैकेंसी बन चुकी है, तो जो मास है वो ज्यादा मास किधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उधर की तरफ। तो सेंट्रोमास होता है वो मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सेंट्रोमास है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब वो कितना शिफ्ट होगा उसकी शिफ्टिंग है वो अपने को पता करनी है अभी, ठीक है ना। तो मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब सेंट्रोमास कहाँ पे शिफ्ट होगा, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड सेंट्रोमास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो चलो अपन देखते हैं इसको। तो देखिएगा सबसे पहले मान के चलिएगा, देखो पहले तो इसका सेंट्रोमास है वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है ना, यानी इसको अपन बोल देते हैं ओ बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका सेंटर मास है वो कहां पे हो जाएगा, ओ डैश पे हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन रिमाइंडर है उस रिमाइंडर का सेंटर मास अपन कहां पे मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओ डबल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो एक काम करते हैं, इसका जो कंप्लीट मास है वो कितना देर का, m देर का है, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी देर की आपको r/2 देर की है, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, जो ये रिमूव्ड पोर्शन इसका मास निकालते हैं अपन। तो अपन निकालते हैं मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आप ऐसे देखिएगा, इसका जो कंप्लीट मास है वो कितना m है, और इसके बाद में इसकी रेडियस है वो कितनी r है, तो इसका एरिया कितना देगा πr²। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जो πr² एरिया है इसका मास कितना देगा m, तो यूनिट एरिया का मास कितना देगा m/πr²। रिमूव पोर्शन है इसका जो एरिया वो कितना पाई r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका एरिया देगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में कितना देगा m/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन निकालते हैं मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का मास कितना देगा बताओ, कंप्लीट मास कितना m, इसमें से कितना आपने रिमूव कर दिया m/4, तो रिमेनिंग मास कितना देगा आपके पास में 3/4 हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपके पास रिमूव पोर्शन इसका मास आपको निकालना है, और इसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है जो रिमाइंडर इसका मास आपको कैलकुलेट करना है, वो अपन ने कर दिया है। अब इसके बाद में देखिएगा
अपन ऐसे लाइन बना देते हैं, देखो समझने का तरीका बस ये और कुछ भी नहीं भाई। यहां पे जो मास है, जो रिमूव पोर्शन है, इसका मास है वो कितना आपके पास m/4। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि यहां पे पहले कितना मास रखा हुआ था, m/4 मास रखा हुआ था। ये मैं काटने से पहले की बात कर रहा हूं, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैकेंसी बन चुकी है यहाँ पे। और जो रिमूव पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन रिमाइंडर, इसका मास कितना 3m/4। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मास है वो कितना था स्टूडेंट, 3m/4 था। और जो पूरा जो सिस्टम, इसका सेंट्रो मास कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, कितना शिफ्ट हुआ, उसको अपन x बोल सकते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास r/2 डायरेक्टली अपन बता सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, देखो बच्चों अपन ऐसे मान सकते हैं, काटने से पहले ये आपका जो सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ था। एक तो वो पार्ट जिसको अपन रिमूव किया है, और एक आपके पास रिमाइंडर हो गया, शेष बचा हुआ भाग है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो रिमूव पोर्शन है, इसका मास अपन ने निकाले m/4। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम पे विचार करें, तो ये वाला जो सिस्टम, इसका सेंट्रो मास कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद में आपके पास जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर सेक्शन का जो मास है वो कितना 3m/4। और मान के चलिए इसका सेंट्रो मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसका सेंट्रो मास अपन यहाँ पे, तो इसका मास 3m/4 यहाँ पे रख देंगे। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रो मास वो कितना शिफ्ट हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस इसको मैं x बोल देता हूँ, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास में कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको पता ही कि सेंट्रो मास के अबाउट m1x1 बराबर m2x2 का रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आंसर आ जाएगा। तो अपने कहा m1x1 इक्वल टू क्या देगा आपके पास, m2। तो यहां पे इसका मास कितना हो जाएगा, 3m/4। कितना देगा आपके पास, x। m2 कितना देगा स्टूडेंट्स आपके पास है, m/4। और यहां पे जो x2 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं। तो यहां पे अपन जो m/4 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, r/6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम है, इसका सेंट्रो मास है वो कितना इधर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, r/6 शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो मास जिधर की तरफ मास ज्यादा होता है ना, सेंट्रो मास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान के चलेगा ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी एक रोड है, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान के चलेगा, l है, ठीक है ना, सॉलिड है ये, इसकी लेंथ है वो कितनी आपके पास, l है। क्या इसका सेंट्रो मास बिल्कुल एकदम l/2 पे होगा क्या, नहीं। आप इसको अगर यहां से काट देंगे तो इधर की तरफ का मास क्या है, कम, और इधर की तरफ का मास ज्यादा। तो ज्यादा मास ना, तो सेंट्रो मास है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो सेंट्रो मास आपको देखने को, ठीक है ना। ऐसा आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हैं। चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन में अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। तो फाइंड सेंट्रो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन एक केविटी कट कर दिए, और इस केविटी की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, r/2। और मान के चलिएगा इसका सेंट्रो मास है वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसको अपन बोलेंगे o, इसको अपन बोलेंगे o', इसको अपन बोलेंगे o'। तो वही तरीका अपन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। अब यहां पे सॉलिड स्फीयर है, इसका वॉल्यूम है, इसके पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4/3 πr3। और इसका मास है वो कितना आपके पास, m है। तो ध्यान से देखना, देखो 4/3 πr3 वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ है, m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना देगा आपके पास, m/4/3 πr3 बनेगा। और इसके बाद में जो रिमूव्ड पोर्शन है, इसका वॉल्यूम कितना देगा, देखो इसका देगा 4/3 πr/2 का क्यूब देगा। सोल्व कर दोगे ये आपके पास में कितना देगा, m/8 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद अपन निकाल देते हैं मास ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मास कितना देगा आपके पास, m माइनस m/8। तो ये आपके पास कितना देगा बच्चों, 7m/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा मास ऑफ रिमाइंडर। अब देखिएगा, देखो वही अपन 3 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अपने पास में 3 लाइन्स आ गई। अब काटने से पहले की अगर अपन बात करें तो सेंट्रो मास वो यहां पे था, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब अपन ऐसे मान सकते हैं कि काटने से पहले ये जो सॉलिड स्फीयर है ये 2 पोर्शन से मिलकर के बना हुआ है।
एक तो रिमूव पोर्शन और एक आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमूव पोर्शन है इसका मास कितना हो जाएगा बताओ, m/8। तो m/8 इसकी सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहां पे अपन रख देंगे बच्चों m/8। और यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास r/2 देगी। और इसी प्रकार से जो रिमाइंडर इसका मास कितना आपके पास है 7m/8। और ये वाली डिस्टेंस तो आपको कैलकुलेट करनी है, अपने को यही तो कैलकुलेट करना है। अपने को क्या मालूम x की वैल्यू क्या है, वो तो सोल्व करने से आएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो सेंट्रोमास है, इसके अबाउट जितने भी मासेज होते हैं उन सबका मास मोमेंट है, उनका वेक्टर सम अपने को 0 मिलता है। तो अपन लगा देंगे m1x1 इक्वल टू क्या देगा आपके पास m2x2। तो ये m1 कितना देगा आपके पास 7m/8 इंटू x1 कितना देगा आपके पास x, m2 कितना देगा आपके पास है m/8, और इसके बाद में x2 कितना देगा आपके पास r/2। m/8 से m/8 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो यहां से आपके पास x कितना देगा स्टूडेंट्स r/14 आ जाएगा। तो ये केवीटी प्रॉब्लम पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका आपने समझा। सबसे पहले जो रिमूव पोर्शन उसका मास अपन निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जो जिधर से अपन ने मास निकाला है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन सेंटर मास को शिफ्ट कर देते हैं कुछ रिमाइंडर का, और उसके बाद में सेंटर मास के अबाउट m1x1 इक्वल टू m2x2 का रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा आपके। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ सेंटर मास। ठीक है ना, देखिएगा जिस प्रकार से कोई पार्टिकल है उस पर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल जिस प्रकार से मूव करता है, उसी प्रकार से अगर किसी भी कोई भी जैसे सिस्टम है उस पर अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका सेंटर मास है वो भी क्या करता है, मूव करता है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर मास। ये क्या होता है आपके पास है RCM वेक्टर इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 m1rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn हो जाएगा। अब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये अपने पास क्या देगा VCM वेक्टर इक्वल टू m1 का तो m1 हो जाएगा, और dr बाई dt क्या देगा आपके पास में v1 और प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 m1 vn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn हो जाएगा। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ACM वेक्टर इक्वल टू क्या देगा m1 a1 वेक्टर प्लस क्या देगा m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर अपॉन क्या देगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 क्या देगा आपके पास में mn हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेंटर मास उसका अपन एक्सीलरेशन है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सुनिएगा, देखो ध्यान से, किसी भी पार्टिकल के लिए अपन जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, देखो अपन लिखते हैं F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है आपके पास dp अपॉन क्या होता है dt होता है। तो यहां पर भी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेंटर मास के लिए dpcm अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा वहां पे अपन ने देखा था कि अगर F एक्सटर्नल 0 होता है तो dp भी कितना देगा आपके पास है 0 देगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू देगा, dp 0 होने का मतलब क्या होता है कि जो PCM है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो PCM वेक्टर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या देगा आपके पास में PCM फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, यानी इसका मतलब यह कि किसी भी सिस्टम पर अगर अपन बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं तो इस स्थिति में जो सेंटर मास है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है, और m इंटू VCM होता है, सिस्टम का मास तो वैसे भी चेंज नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं कि जो VCM है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि VCM इनिशियल इक्वल टू क्या देगा आपके पास में VCM, ये आपके पास में फाइनल हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इस स्थिति में उस सिस्टम का जो सेंटर मास है वो उसकी वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, यानी सेंटर मास जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है ना, ये चीज होगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं कि अपने पास में दो बॉडीज है, एक का मास तो कितना देगा m और दूसरी बॉडी का मास कितना देगा आपके पास में 2m, ठीक है ना। पहले ये भी रेस्ट में है और इसके बाद में ये भी क्या है बच्चों, रेस्ट में है, यानी v1 भी कितना 0, v2 भी कितना आपके पास है 0 है। तो v1 v2 अगर दोनों ही 0 देंगे ना तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना देगा 0 देगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो vcm है वो भी आपके पास में क्या देगा 0 देगा। अब आपको ऐसे बोला जा रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों मूव करते हैं, ठीक है ना। किसकी वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, यानी ये तो इस पे फोर्स अप्लाई करता है और ये इस पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये मूव ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों यहां पे म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मूव करते हैं। तो क्या होता है, मान के चलेगा थोड़ी देर बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना देगी v1 और बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में v2 देगी, ठीक है ना। तो सेंटर मास की जो पहले वेलोसिटी है इसको आप लिख सकते हैं vcm इनिशियल, वो कितना आपके पास में 0 है। तो अब इस सिस्टम पे अपने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया गया नहीं, भाई 1 पे 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 पे 1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से सेंटर मास की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी अपने को क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे F एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस कारण से सेंटर मास की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी आपके पास में क्या होगी बच्चों 0 होगी, ठीक है ना। और सेंटर मास की फाइनल वेलोसिटी 0 कब कैसे हो सकती है, तो अपन क्या होता है VCM का फॉर्मूला क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2। तो m1 v1 कितना देगा आपके पास है m इंटू v1 और m2 v2 कितना देगा आपके पास है 2m इंटू v2। v2 माइनस का है, डायरेक्शन अपोजिट है, अपन कितना देगा आपके पास m प्लस क्या देगा 2m और इसको अपन 0 की इक्वल कर देंगे। तो यहां से आपके पास m v1 इक्वल टू कितना देगा आपके पास 2m v2 आ जाएगा। तो m से अपन m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास देगा v1 इक्वल टू कितना देगा 2v2 आ जाएगा भी, ठीक है ना। ये इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में अपन रिलेशन देख लिया है। तो ध्यान से देखना, देखो ये तो आपके पास में पोजीशन ऑफ सेंटर मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर मास, दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर सेंटर मास एंड दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास। और अपन ने देखा कि किसी भी प्रकार का अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स एज रहती है, ठीक है ना। ये चीज होगी और उसके बाद में एक एग्जांपल भी अपन यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से यूं कि अपने पास में कोई भी प्रोजेक्टाइल है, इसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करते हैं और ये इस प्रकार से यूं चलता हुआ यहां पर जाकर के गिरता है, ठीक है ना। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना देगी u और इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना देगा स्टूडेंट्स आपके पास में थीटा देगा। तो अपन लिख देंगे u थीटा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ये 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है और इन दोनों का मास भी आपको बराबर दे रखा है, यानी 1:1 दे रखा है। तो 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होगा तो एक का मास तो कितना देगा m/2, दूसरे का मास भी कितना देगा m/2 देगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा ऐसे बोला जा रहा है कि जो एक सेगमेंट है, जो एक फ्रेगमेंट है वो तो क्या करता है रेस्ट में आ जाता है और रेस्ट में आ जाता है, इसका मतलब ये यहां से क्या करते हैं इस प्रकार से फ्री फॉल करते हैं। तो ये तो इस प्रकार से फ्री फॉल करते हुए कहां पर आकर के गिर जाता है, यहां पर आकर के गिर जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि दूसरा फ्रेगमेंट है वो कहां पे जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो दूसरा फ्रेगमेंट है वो कहां पर जाकर के गिरेगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलेगा यहां पे एक्सप्लोजन नहीं होता है और अगर एक्सप्लोजन नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटी के अंडर में मोशन करता हुआ यहां पर आकर के गिरेगा, यानी थोड़ी देर बाद में ये जो बॉडी है वो यहां पर आकर के गिरेगी। अब यहां पे इसके अंदर जो एक्सप्लोजन होता है, इसके अंदर जो ब्लास्ट होता है वो ऑब्वियसली इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, यानी इस पे बाहर से कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है। जो पहले लग रहा था mg वही अब लग रहा है
और mg की वजह से तो यहाँ पे आके गिर रहा था, तो mg को तो अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले भी लग रहा है, अब भी लग रहा है। यानी कोई एडिशनल फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। और एक्स्ट्रा फोर्स अगर नहीं लग रहा तो चाहे फर्स्ट पार्टिकल वो कहीं पे जाके गिरे, चाहे सेकंड पार्टिकल कहीं पे जाके गिरे, जो सिस्टम का सेंट्रोमास है वो तो स्टूडेंट्स अपने को कहाँ पे आकर कहाँ पे प्राप्त होगा? वो यहीं पे प्राप्त होगा। सेंट्रोमास तो ऑब्वियसली यहीं पे आके गिरेगा, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये जो बॉडी है वो यहाँ पर या कहीं पर भी एक्सप्लोड, 2 फ्रेगमेंट्स में नहीं, 5 फ्रेगमेंट्स में, 10 फ्रेगमेंट्स में, 50 फ्रेगमेंट्स में, कितने भी टुकड़ों में टूट जाए, अलग अलग टुकड़े ऑब्वियसली अलग अलग डायरेक्शन जाएंगे, बट सेंट्रोमास उसका पाथ तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या बोला मैंने बोला कि कोई भी बॉडी कितने भी फ्रेगमेंट्स में चाहे टूट जाए, ठीक है ना, तो सेंट्रोमास की ट्रेजेक्टरी है वो एज इट इज रहती है। फर्स्ट पार्टिकल हो सकता है ऊपर जा रहा है, सेकंड इधर जा रहा है, थर्ड इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, बट सेंट्रोमास तो इसी पाथ पे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये 2 भागों में टूट जाता है, तो एक तो देगा आपके पास m/2, ये आपके पास है फर्स्ट m/2 हो गया, और एक आपके पास है सेकंड m/2 हो गया। तो ये आपके पास है जो m/2 है ये तो रेस्ट में आ जाता है, और ये आपके पास है जो m/2 है, इसकी वेलोसिटी भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी पोजीशन भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो m/2 है वो तो यहां पर आकर ही गिरता है इस प्रकार से, ठीक है ना। और ऑब्वियसली सेंट्रोमास है वो यहां पे आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर आकर के गिरेगा? वो यहां पर आकर के गिरेगा। ये दूसरे वाला जो m/2 है ना, यहां पर आकर के गिरेगा। जो पाथ है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास? r/2 देगी, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं x बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अपन लगा देंगे m1x1 = m2x2 सेंट्रोमास के अबाउट। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन लिख सकते हैं m कितना देगा? m/2। x1 कितना देगा आपके पास में? r/2। m2 कितना देगा स्टूडेंट्स आपके पास है? m/2। और x2 कितना देगा आपके पास है? x। तो m/2 से m/2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास x है वो कितना देगा बताओ? ये आपके पास आ जाएगा r/2 पे आएगा, ठीक है ना। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितना देगी आपके पास? r/2 देगी। और अगर इसकी आपको डिस्टेंस पूछी जाए कहां से, ये आपको पूछी जाए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो अपन बता सकते हैं, अपन लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू कितना देगी? r प्लस r/2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है? 3r/2। इसको अपन लिख देंगे 3/2, और r को अपन क्या लिख सकते हैं? u² sin 2θ अपन क्या देगा स्टूडेंट्स आपके पास में? और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, और दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखो ये अपने पास में कोई भी स्मूथ सरफेस है यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है ना। और इसके ऊपर अपन ने कोई भी प्लैंक रख रखा है जिसका मास कितना 40 kg और लेंथ कितनी स्टूडेंट्स इसकी 10 मीटर है। प्लैंक का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे लकड़ी का ब्लॉक, कुछ गट्टा वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका ये ए एंड है, ये इसका बी एंड है। ए पे यहाँ पे कोई भी लड़का खड़ा था, पहले रेस्ट में था, और इसका मास वो कितना था स्टूडेंट्स? 60 kg था, ठीक है ना। 60 kg इसका मास आपको गिवन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोला जा रहा है कि जब ये भाग करके है, चल करके ए सिरे से बी सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ये जो प्लैंक है वो कितना और किधर शिफ्ट होगा, यानी इसकी शिफ्टिंग है वो किधर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहले ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना था स्टूडेंट? 0 थी, ठीक है ना। यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या थी स्टूडेंट्स? 0 थी, ठीक है ना। अब सेंट्रोमास की वेलोसिटी पहले अगर 0 थी तो अब भी 0 होगी, तो ऑब्वियसली आपका सेंट्रोमास है वो तो शिफ्ट होने से रहा, यानी सेंट्रोमास उसको आपको शिफ्ट नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो अगर ये लड़का इधर की तरफ भाग के जा रहा है तो सेंट्रोमास की पोजीशन को एज इट इज रखने के लिए
ये जो प्लेन है वो इस प्रकार से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, और मान के चलेगा इसकी शिफ्टिंग है वो कितनी हो जाती है, x हो जाती है। ठीक है ना। अब अपन लगा देते हैं देवदान से, यहां पे जो लड़का है इस लड़के का मास कितना है 60, ये यहां से ए से बी तक जाता है, ए से बी तक ये कितना गया 10, कितना गया 10। अब 10 तो गया और ये प्लैंक है वापस इधर की तरफ कितना आ गया x, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा बच्चों 10 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 - x। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 - x। कैसे हुआ 10 - x, भाई 60 है, ये x 10 तो आगे गया और ये जो प्लैंक है वापस पीछे की तरफ x शिफ्ट हो चुका है। ठीक है ना, यानी जैसे ये a से b तक पहुंचेगा ना तब तक ये जो b है ना वो इस प्रकार से इधर की तरफ x आ जाएगा, ये x इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये तो एक्चुअली यहां से यहां तक ही पहुंचा है तो 10 - x हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू यहां पे जो प्लैंक है इस प्लैंक का मास कितना देगा 40, इस प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा आपके पास में x हो जाएगा। इसको अपन लिख देंगे x। तो यहां से 26 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 10 कितना देगा आपके पास है 30, माइनस क्या देगा आपके पास है 3x, इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 2x हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है 5x इक्वल टू कितना देगा 30, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि इस लड़के का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे 10 तो ये जाता है और 6 वापस ले आता है, तो 10 में से 6 को माइनस कर दोगे तो 4, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये 4 मीटर इधर की तरफ जाता है और प्लैंक के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ कितना जा चुका है स्टूडेंट्स 10 मीटर जा चुका है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यानी लेफ्ट मतलब इधर की तरफ जो भी मास जा रहा है उसका mx और इधर की तरफ जो भी मास जा रहा है उसका mx, एक तरफ LHS में एक रख दो और RHS में दूसरा रख दो। ठीक है ना, बस ये इक्वेशन बनानी है। जैसे थोड़ा सा इसके अंदर टिपिकल एक ये केस बन सकता है, इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे A एंड पे 40 kg का लड़का है और B एंड पे 80 kg का लड़का है। ठीक है ना, अब ये क्या करते हैं दोनों एक दूसरे के पोजीशन सब इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी इसकी जगह तो ये आ जाता है और इसकी जगह स्टूडेंट से ये आ जाता है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि प्लैंक वो कितना और किधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, किधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो प्लैंक भी रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी 0, और बाहर से तो यहाँ पे कोई फोर्स लगाने वाला आ नहीं रहा है, सरफेस भी स्मूथ है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कितना देगा 0, तो केवल इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से पहले भी 0 थी और अब भी अपने को कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 0 मिलेगी। ठीक है ना, तो अब अपन करते हैं, देखिएगा यहां से 40 जा रहा है इधर, 80 जा रहा है इधर, ज्यादा मास इसका है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा मास इधर की तरफ जा रहा है, तो इस प्लैंक इसको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी जिधर की तरफ ज्यादा मास जाता ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक चलेगा, तभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तभी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज इट इज रह सकती है। तो यहां पे इसको अपन इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे कितना x। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले देखो इधर की तरफ कौन कौन जा रहा है, उनका mx लिख देते हैं एक तरफ। तो इधर की तरफ कौन कौन जा रहा है, ये 40 जा रहा है बस, तो 40। अब इसका देखिएगा यहां से लेके यहां तक ही चलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10, बट ये प्लैंक है ये खुद इसको x आगे ले जाता है, तो मतलब जैसे ही लड़का यहां से यहां तक पहुंचेगा ना तो वैसे जो प्लैंक है वो कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, प्लैंक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कितना x, तो 10 + x हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इस प्रकार से अपन ने राइट हैंड डायरेक्शन में जो भी मास शिफ्ट हो रहा है उसका mx कर दिया है। अब इधर की तरफ कौन कौन आ रहा है, सॉरी यहां पे जो प्लैंक है ना वो प्लैंक भी उधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी अपने को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, भाई ये लड़का 40 kg का है, ये भी इधर जा रहा है और प्लैंक भी ऑब्वियसली इधर की तरफ ही जा रहा है ना, तो प्लैंक का मास कितना देगा 40 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना देगा x, तो प्लस क्या देगा आपके पास में 40 इंटू क्या देगा स्टूडेंट्स आपके पास में x हो जाएगा। इसके बाद में बराबर इधर की तरफ तो केवल और केवल ये लड़का आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, तो इस लड़के का मास कितना देगा 80। ठीक है 80 हो गया, और फिर उसके बाद में ये कितना इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा मेरे को ये बताओ, जब ये लड़का B A तक चलेगा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 मीटर, बट ये प्लैंक ये इसको वापस x पीछे की तरफ ले जाएगा तो 10 - x आ जाएगा इसका, इसको अपन बोलेंगे 10 - क्या देगा आपके पास में बच्चों x हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 10 से मतलब 20 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 20 कॉमन लेकर के, तो यहां से 2 आ जाएगा, तो 2 × 10 कितना देगा आपके पास में 20
प्लस क्या देगा आपके पास है 2x, और प्लस क्या देगा आपके पास में, देखो ये देगा आपके पास है 2x इक्वल टू ये 4 आ गया ना, ठीक है ना। 40 से काट देते ना अपन, 40 से रहेगा ना, 40 से काट देंगे तो ये कितना देगा आपके पास है 10 प्लस x, और प्लस कितना देगा आपके पास x इक्वल टू कितना देगा 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 कितना देगा 20, माइनस कितना देगा आपके पास बच्चों 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना देगा 2x, ये 2x इधर की तरफ ऐड हो जाएगा तो ये कितना देगा आपके पास है 4x, बराबर ये 10 उधर की तरफ जाएगा तो 20 माइनस 10 कितना देगा आपके पास में 10, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 10/4, तो इसको अपन बोलेंगे 2.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो प्लेन के उसकी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। अब आपको बोल दिया जाएगी ये वाला जो लड़का है जो ए पे खड़ा था, बताओ इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 तो ये खुद जा रहा है और 2.5 इसको प्लेन लेके जा रहा है तो 12.5 आ गया। इसका कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स कर दोगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, सेंट्रोमास का लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में सेंट्रोमास को अपन कंप्लीट मानेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अपने पास में दो बॉडीज है, एक का मास m दे रखा है, एक का मास अपने को 2m दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो कितना देगा आपके पास में 90 मीटर देगा। यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, यानी इसको अपन यहाँ से रिलीज करते हैं और उसी इंस्टेंट पे जो 2m मास की बॉडी है उसको 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी इसको तो यहाँ से छोड़ते हैं और इसको अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द सेंट्रोमास, ठीक है ना। क्या सेंट्रोमास हाइट है वो कितनी हो जाएगी ये आपको पता करना है। अभी स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो सेंट्रोमास उसके अपन पोजीशन पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पता करते हैं, मान के चलिए सेंट्रोमास कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, तो इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ ए मास, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितने देगी आपके पास है x, तो ये वाली डिस्टेंस कितने देगी आपके पास है 90 माइनस x हो जाएगी। तो सेंट्रोमास के अबाउट m1 x1 बराबर m2 x2 करना मैंने आपको सिखा रखा है, तो अपन लिख सकते हैं इसका mx कितना देगा 2m इंटू x, तो 2m इंटू कितना देगा आपके पास x2, ये कितना देगा इंटू डिस्टेंस कितने देगी 90 माइनस m इंटू माइनस x हो जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास 90 हो जाएगा, तो ये मतलब सीधी सी बात ये कि इसका जो सेंट्रोमास है ना वो इनिशियली ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पर है, ठीक है ना, इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड से 30 मीटर की हाइट पे, कितनी हाइट पे 30 मीटर की हाइट पे सिस्टम का मास कितना देगा 2m और m कितना देगा आपके पास 3m हो देगा। ये मान लो कि आपके पास में यहाँ पे 3m मास का कोई पार्टिकल रखा होगा, यानी इसको अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। भाई सेंट्रोमास क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे सिस्टम का पूरा मास अपन कंसंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पूरा का पूरा मास इसका कंसंट्रेट कर देंगे 30 मीटर की हाइट पे, ठीक है ना। बात नंबर 1। अब सुनिएगा ध्यान से देखना, देखो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ VCM बराबर क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मास कितना देगा 2m, इसकी वेलोसिटी कितना देगी स्टूडेंट्स 60 प्लस इसका इसकी इनिशियल 0, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं यूसीएम बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन m1 कितना देगा 2m, m2 कितना देगा आपके पास m, क्या देगा इक्वल टू ये कितना देगा 120m अपॉन कितना देगा 120m अपॉन 3m। तो क्या बन जाएगा m से m लौट देगा, इसको अपन बोलेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ये आपका जो सेंट्रोमास है इसको अपन ऊपर की तरफ फेंक दिया किस साइड से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो इसका जो सेंट्रोमास स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरफ जाएगा, किसी हाइट तक जाएगा और इसके बाद में जाकर के फिर उसके बाद में वापस नीचे की तरफ लौट आएगा। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसका जो VCM है वो कितना देगा आपके पास में 0 देगा, और इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल देंगे y बोल देंगे, ठीक है ना। तो वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली
कोई भी पार्टिकल उसको अगर अपन यू फेंके तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h=u²/2g होता है। तो अपन निकाल लेते हैं y। यहां से आपके पास y = कितना होता है बच्चों, ये देगा आपके पास u/2 अपन क्या देगा 2g। तो यहां पे आपके पास जो UCM है वो कितना देगा 40, तो 40 का स्क्वायर कितना देगा 1600/20, तो ये अपने पास कितना देगा 80 मीटर देगा। ठीक है ना। अब आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रही है सेंटर ऑफ मास की, तो ये कितना देगा 30 और ये कितना देगा आपके पास 80, तो H मैक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना देगा 30 + 80 इक्वल टू कितना देगा 110 मीटर। और ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ में आपका सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और अगले लेक्चर पे अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार जानदार टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन के लिए बिल्कुल एकदम मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो रोटेशनल मोशन के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अपन लगभग ऑलमोस्ट 2 लेक्चर देंगे रोटेशनल मोशन को, 2 या 2 से भी ज्यादा लेक्चर इसके अंदर लग सकते हैं। तो रोटेशनल मोशन की एक एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा, एक एक जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा जितना भी अपने पास में लिमिटेड टाइम है। और ऑब्वियसली अगर आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं तो 100% आपको रोटेशनल मोशन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो लेक्चर नंबर 14 अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया एकदम घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। ठीक है। बाहर घूमे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खराब है। और बिल्कुल एकदम आपका ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, और इस प्रोडक्टिव टाइम में आपको आपकी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो आपको बिल्कुल एकदम जो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन आपको उसका करना भी। ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें।